नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 जनवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। गोल्ड प्राइसेस 8 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद फिर लुढ़का सोना, जानिए क्यों कम हुआ गोल्ड का दाम। सोने का भाव 8 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद मंगलवार को लुढ़का है। दरअसल अमेरिका में जॉर्जिया चुनाव के बाद ही दुनिया की इस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगले प्रोत्साहन पैकेज का रास्ता साफ हो सकेगा। यही कारण है कि मंगलवार को डॉलर में गिरावट का दौर थमा है। मंगलवार को यहां के बाजार में सोना 0.2% लुढ़ककर 1938.11 डॉलर प्रति ऑन्स पर कारोबार करते नजर आया। इसके पहले 9 नवंबर को 1945.26 डॉलर प्रति ऑन्स पर पहुंचने के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। अमेरिकी वायदा बाजार में भी सोना आज 0.3% की गिरावट के साथ 1941.40 डॉलर प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है। क्या लुढ़का सोने का भाव? जानकारों का कहना है कि 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद एक दिन में ही डॉलर में मजबूती आई है। यही कारण है कि सोने के भाव पर दबाव बढ़ा है। सोमवार की तेजी की सबसे बड़ी वजह सीनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत की वजह से रहा। इसी बीच एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से मिली नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी, सेंट्रल विस्टा परियोजना को दी हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आज हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 2-1 की बहुमत से ये फैसला दिया है। कोर्ट ने परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने परियोजना को पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखने और वायुमंडलीय प्रदूषण रोकने की कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलना सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलना सही है। साथ ही पर्यावरण क्लियरेंस मिलने की प्रक्रिया भी सही है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इसके निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए स्मॉग टावर लगाए जाएं। इतना ही नहीं, निर्माण से पहले हेरिटेज कमेटी की भी मंजूरी ली जाए। प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला फैसला ही मान्य होगा। जस्टिस खानविलकर और माहेश्वरी ने बहुमत में फैसला सुनाया है। वहीं अल्पमत के फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना ने लैंड यूज बदलने की प्रक्रिया को कानूनन गलत बताया है। पर्यावरण मंजूरी को भी अस्पष्ट बताया है। लेकिन 2-1 के बहुमत से आया प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला फैसला ही मान्य होगा। यानी नई संसद और सरकारी इमारतों का निर्माण हेरिटेज कमेटी की मंजूरी लेने के बाद हो सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले बहुत बड़े अपडेट की ओर। दिग्गज सिंगर आशा भोसले का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, सारे पोस्ट डिलीट। मनोरंजन जगत में एक बार फिर हैकर्स ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों में कई स्टार्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए गए हैं। इसी बीच बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने की भी जानकारी सामने आई है। हैकर्स ने सोमवार को दिग्गज सिंगर आशा भोसले का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया, जिसके बाद उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ गया। सोमवार को हैकर्स ने जाल फेंकते हुए आशा भोसले को निशाने पर लिया और उनका अकाउंट हैक कर लिया। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद ही इंस्टाग्राम की टेक्निकल टीम ने आशा भोसले के अकाउंट को वापस से रिकवर कर लिया, लेकिन इस दौरान दिग्गज गायिका के सारे इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट हो गए। अकाउंट वापस से रिकवर हो जाने के बाद आशा भोसले ने इंस्टाग्राम टेक्निकल टीम की तारीफ की और आभार व्यक्त करते हुए लिखा, इंस्टाग्राम टीम को त्वरित कार्रवाई एवं शानदार सहयोग के लिए शुक्रिया कि मेरा अकाउंट मुझे वापस मिल गया है। धैर्य रखने के लिए आपको धन्यवाद। वहीं फैंस ने भी सिंगर के अकाउंट ठीक होने के बाद खुशी जताई। एक यूजर ने लिखा, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। तो वही दूसरे ने लिखा, वेलकम बैक मैम। राजस्थान में मिले कोरोना के नए स्टेन के मरीज। राजस्थान श्रीगंगानगर में मिले 3 कोरोना का यूके स्टेन के मरीज। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्टेन वाले 3 मरीजों के राजस्थान में मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। यह तीनों मरीज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं। तीनों सादुल शहर के रहने वाले हैं, जो कि 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे थे, जिसके बाद चिकित्सा विभाग और अधिकारी सक्रिय हो गए, जिसके बाद तीनों को श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां तीनों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। सादुल शहर के एक परिवार के 3 लोग 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे थे। तीनों 28 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नए स्ट्रेन की जांच के लिए तीनों के सैंपल पुणे भेजे गए थे, जिसके बाद सोमवार को तीनों लोगों में कोरोना का यूके स्ट्रेन पाया गया है। इनमें पति पत्नी और एक बच्चा है। गौरतलब है कि गंगानगर में 18 दिसंबर को कुल 23 लोग ब्रिटेन से लौटे थे। दिल्ली से सोमवार को रिपोर्ट के बाद पूरे संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बीकानेर, चूरू एवं हनुमानगढ़ के कलेक्टर्स को भी सभी एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि संभाग के सभी जिलों में यूके से आए प्रवासियों की पहचान कर ली गई है।
साथ ही इनके आइसोलेशन, क्वारंटाइन, समयबद्ध जांच और उपचार के प्रति गंभीरता बरतें। इसी बीच भक्तों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। अयोध्या पहली बार रामलला की आरती में शामिल हो सकेंगे भक्त। रोजाना 30 लोगों को मिलेगी इजाजत। राम जन्मभूमि परिसर के अस्थायी मंदिर में विराजमान श्री राम लला की आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे। शाम को होने वाली शयन आरती में शामिल होने के लिए अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पास जारी करेगा। हालांकि अस्थायी राम मंदिर के सामने सीमित स्थान ही है, इसीलिए कोरोना वायरस को देखते हुए 30 दर्शनार्थियों को ही रोज आरती में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। अयोध्या के इतिहास में यह पहली बार होगा जब राम भक्त आरती में शामिल हो सकेंगे। ट्रस्ट जारी करेगा पास। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला की शाम में होने वाली आरती में श्रद्धालुओं को शामिल होने के लिए पास जारी करेगा। फिलहाल कोरोना काल में 30 पास प्रतिदिन जारी किए जाएंगे। यह पास पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। रामलला की आरती में शाम 6 बजे श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार रंगमहल बैरिया पर पहुंचना होगा, जहां से उन्हें राम जन्मभूमि में आरती के लिए प्रशासन की शर्तों का पालन करते हुए जाना होगा। श्रद्धालुओं को रामलला के परिसर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जाने की मनाही होगी। इसके अलावा कैमरा और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी तरीके का शुल्क राम भक्तों को इसके लिए नहीं देना होगा। इसी बीच खान ब्रदर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खान ब्रदर्स ने किया कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, दर्ज। साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना का कहर ज्यों का त्यों बना हुआ है। कोरोना महामारी आए दिन लोगों को अपने चपेट में ले रही है। इसी बीच खान ब्रदर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से हाल ही में दुबई से लौटे फिल्म मेकर और एक्टर अरबाज खान और सोहेल खान के खिलाफ सोमवार 4 जनवरी को कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज कराई गई है। खान ब्रदर्स के खिलाफ मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने दर्ज कराई है। बीएमसी की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 के तहत मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सोहेल खान के बेटे निर्वाण के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सोहेल और अरबाज खान 25 दिसंबर को दुबई से मुंबई लौटे। इसके बाद बीएमसी ने दोनों को मुंबई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक क्वारंटाइन रहने के लिए कहा, लेकिन सोहेल और अरबाज ने होटल ताज लैंड्स एंड में खुद को क्वारंटाइन करने का झूठ बोल अपने घर का रुख कर लिया। इस तरह गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने की वजह से बीएमसी नाराज हो गई और सोहेल खान अरबाज खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। भारत में ठंडा पड़ा कोरोना का प्रकोप। भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 16,375 नए मामले, 201 लोगों की मौत। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 16,375 नए कोरोना वायरस संक्रमण और 201 मौतों के साथ मंगलवार को भारत में कोरोना मामलों की कुल संख्या 1,03,56,850 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,49,850 तक पहुंच गया है। भारत में लगातार चौथे दिन 20,000 से कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं। अब तक 99,75,958 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 2,31,036 सक्रिय मामले हैं, जो कि रिकवरी दर को 96.32% पहुंचाते हैं, जबकि मृत्यु दर 1.45% बनी हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा कि 4 जनवरी तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 17,65,31,997 है, जिसमें सोमवार को 8,96,236 नमूने शामिल हैं। बर्ड फ्लू को लेकर बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का कहर, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में अलर्ट, झालावाड़ में धारा -144 लागू। देश अभी कोरोना महामारी से उभरा भी नहीं है कि अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट मंडराने लगा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और केरल में हजारों पक्षियों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। कुछ जगहों पर मारे गए पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यानी एक तरफ कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े कर दिए हैं। चिंता की बात यह है कि दोनों ही बीमारियों के लक्षण काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हरियाणा का पोल्ट्री हब कहे जाने वाले अंबाला और पंचकुला में 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। फिलहाल सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। वहीं कोरोना की वैक्सीन का इंतजार हो रहा है और देश में एक दूसरी समस्या ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। उत्तर से दक्षिण तक अचानक हजारों पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। कौवे, बत्तख, मुर्गियों और बगुले की मौत को लेकर राजस्थान, एमपी, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश हर जगह खलबली मच गई है। राजस्थान में तो धारा -144 लागू करनी पड़ी है। किसान आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों ने सरकार पर बढ़ाया दबाव। 8 जनवरी की बैठक से पहले कल निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच टकराव लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। आगे की रणनीति पर किसानों की आज दोपहर 2 बजे बैठक होगी। कल 6 घंटे चली बैठक में सरकार और किसानों के बीच कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं।
बैठक में एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बनी। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। किसान संगठनों ने साफ किया सरकार पहले तीनों कानूनों को वापस ले, एमएसपी पर बाद में बात करेंगे। इन सब के बीच 6 जनवरी यानी कल किसानों ने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए यूपी सरकार पूरी तरह चौकन्नी हो गई है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के ऐलान के बाद पश्चिमी यूपी के 17 जिलों में ग्राउंड जीरो पर सीनियर अधिकारियों को तैनात किया है, जिससे किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। खास तौर पर मेरठ जोन और बरेली जोन के सभी जिले में डीआईजी से लेकर एडीजी स्तर तक के अधिकारियों को भेजा गया है। इंडिया की टीम को बड़ा झटका। इंडोर सीरीज, भारत को लगा बड़ा झटका। टीम इंडिया से बाहर हुए केएल राहुल। टेस्ट की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को नेट गावस्कर ट्रॉफी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह नेट्स में बल्लेबाजी के दौरान अपनी बाईं कलाई में चोट लगवा बैठे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इस खबर की पुष्टि के लिए एक बयान जारी किया। बीसीसीआई ने कहा, केएल राहुल ने शनिवार को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान एमसीजी में नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए अपनी बाईं कलाई को चोटिल कर बैठे। विकेटकीपर बल्लेबाज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शेष 2 टेस्टों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और पूरी तरह से टीम में वापसी करने के लिए उन्हें लगभग 3 सप्ताह के समय की आवश्यकता होगी। बीसीसीआई ने बयान में कहा, वह अब भारत लौट आएंगे और बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में इलाज कराएंगे। राहुल का नाम भारत की टेस्ट टीम में धुरंधर बल्लेबाजों के रूप में लिया गया। वह भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं। राहुल की चोट इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज को लेकर भी संदेह पैदा करती है, जो कि 5 फरवरी से शुरू होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।